मैंने राजा रघुवंशी का पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है, आपको मंगल के उपाय ऐसे ऐसे करने चाहिए। आप पूरे संसार में पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन। कृष्ण, राम, परशुराम जैसे अवतारी लोग भी यह श्रेय नहीं ले सकते कि मैंने ये धर्म शुरू किया। विवाह कैसा होगा, कितना चलेगा, ये तुला राशि और तुला राशि से शुक्र की दूरी ये बताती है। आप यह देखें कि रोग, ऋण, शत्रु छठा भाव और रंध्र भाव, मृत्यु का जो भाव है, इन दोनों के बीच में पत्नी खड़ी होती है। कि काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव से छठे में जब राहु का गोचर प्रारंभ हुआ और फिर इधर जब शनि का गोचर प्रारंभ हुआ, तो इस तरह की घटनाओं में अचानक से उछाल आना शुरू हो गया। स्त्री का दमन हुआ और वह स्त्री का जो मन है अब एक नए विस्फोट की तरफ जा रहा है। हमारे यहाँ कोक शास्त्र, काम शास्त्र की इतनी पुस्तकें हैं, कहीं हनीमून का जिक्र नहीं। विवाह कब होता है? विवाह तब होता है जब सप्तम भाव जागृत होता है। सप्तम भाव वो कोई भी लग्न, कोई भी राशि हो, सप्तम भाव मारक है। तो आप ऐसे समय में एडवेंचर क्यों करने जा रहे हैं जब आपका मारक भाव जागृत है? शुरुआत मेरठ से हुई। पहले लव मैरिज का मामला था और पति देव साहब ड्रम में पाए जाते हैं। हनीमून मनाने अरेंज मैरिज पे जाते हैं मेघालय और वहाँ पे भी कत्ल कर दिया जाता है। उसमें भी आरोपी पत्नी निकलती है। तो आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? न जाने कितने लोगों के मन की बात आपने पूछ ली। वो लड़की प्लान कर रही है मारने का और अपनी मदर इन लॉ से कह रही कि मैं तो एकादशी का व्रत हूँ, माँ जी मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, फल भी नहीं खा रही हूँ, निर्जला व्रत हूँ। ये अभी आने वाले 5-6 वर्षों तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इसको रोका नहीं जा सकता। हमारे यहाँ स्त्री शताब्दियों से दमित रही है। जो लिव इन में रहा वो फ्रिज में पाया गया, जिसने लव मैरिज किया वो ड्रम में पाया गया और जो अरेंज मैरिज किया वो पहाड़ों पे पाया गया। किसी व्यक्ति की कुंडली में क्या उसकी पत्नी ही उसके मृत्यु का कारण बनेगी, इसकी व्याख्या, इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल संभव। कैसे? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान हमारे साथ फिर से डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी हैं। आज बतकही होगी एक ऐसे मुद्दे पे जो आज ऐसा लग रहा है कि बहुत आम हो गया है, लेकिन वो आम है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी वजह है, उसको जानते हैं। शुरुआत मेरठ से हुई। पहले लव मैरिज का मामला था और पति देव साहब ड्रम में पाए जाते हैं। उसके बाद हनीमून मनाने अरेंज मैरिज पे जाते हैं मेघालय और वहाँ पे भी कत्ल कर दिया जाता है। उसमें भी आरोपी पत्नी निकलती हैं। ऐसे तमाम कई मामले इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है ये, और न जाने कितने लोगों के मन की बात आपने पूछ ली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए कोई ग्रह गोचर ही जिम्मेदार हो कि अचानक से इस तरह की घटनाओं में कई गुना इजाफा हो जाना। और बिल्कुल ठीक बात है, उस दृष्टि से सोचना भी चाहिए। देखिए, भारतीय ज्योतिष परंपरा में विवाह को हम तुला राशि से देखते हैं। शुक्र की राशि है। कोई भी विवाह कैसा होगा, कितना चलेगा, ये तुला राशि और तुला राशि से शुक्र की दूरी ये बताती है। अब इधर आप देखें कि 2-3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह गोचर कैसे हुए। राहु जब मीन राशि में आए हैं, उसके बाद से इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। अब राहु जो है, जब वो मीन राशि में गोचर कर रहे थे तो वो तुला राशि से छठवें था। ठीक है। और जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। सप्तम भाव ऐसे तो मारक भाव कहा जाता है ज्योतिष में, परंतु आप यह देखें कि रोग, ऋण, शत्रु छठा भाव और रंध्र भाव, मृत्यु का जो भाव है, इन दोनों के बीच में पत्नी खड़ी होती है। सप्तम भाव खड़ा होता है। अब जिन लोगों के ये सप्तम भाव सप्तमेश अच्छे होते हैं, उनके जीवन में रोग, शत्रु, कर्जा, मृत्यु दूर रहता है। अब इधर क्या हुआ
कि काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव से छठे में जब राहु का गोचर प्रारंभ हुआ और फिर इधर जब शनि का गोचर प्रारंभ हुआ, तो इस तरह की घटनाओं में अचानक से उछाल आना शुरू हो गया। और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये पूरे वैश्विक संदर्भ में भी हम इसको देख सकते हैं। राहु षड्यंत्र का कारक है। अच्छा, आप राहु की कहानी से हम सब अमृत परिचित हैं। कैसे उन्होंने पिया, अमृत पीने के लिए उसने वेश बदला, माया का वेश धारण किया। ऐसे ही आजकल आप देखें पत्नियों के स्वभाव को, जो मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं, वहाँ पर माया का एलिमेंट कितना तगड़ा है। अभी हम लोगों ने ये मेघालय वाला केस देखा, वो लड़की प्लान कर रही है मारने का, लाइव लोकेशन भेज रही है, लाइव, अब पूरा षड्यंत्र सामने आ चुका है। और अपनी मदर इन लॉ से कह रही कि मैं तो एकादशी का व्रत हूँ, माँ जी मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, फल भी नहीं खा रही हूँ, निर्जला व्रत हूँ। ये माया है और ये राहु है। मुझसे कल किसी ने पूछा था कि ये कब तक चलेगा, और मैंने उनसे कहा कि ये अभी आने वाले 5-6 वर्षों तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इसको रोका नहीं जा सकता। कहीं मेरठ होगा, कहीं मेघालय होगा, ये होता रहेगा। व्यवहारिक स्तर पर इसके कुछ अन्य कारण भी हैं, हालांकि उनके भी लक्षण सूत्र वो ज्योतिष में हैं, वो पकड़े जा सकते हैं। हमारे यहाँ स्त्री शताब्दियों से दमित रही है, यह स्वीकार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, आपत्ति नहीं। शास्त्र कुछ और कहते हैं, शास्त्र स्त्री को देवी मानता है। समाज जिसके जीवन में शास्त्र साधारणतया लड़ने झगड़ने के वाद विवाद के स्तर पर ही शास्त्र आता है, आचरण में शास्त्र गायब है। तो अब वो स्त्री को जब बांधना होता है तो कहता है कि तुम तो देवी हो, तुम तो ये हो, लेकिन उसको वह स्वरूप दैनंदिन जीवन में दिखाई नहीं देता। स्त्री का दमन हुआ और वह स्त्री का जो मन है अब एक नए विस्फोट की तरफ जा रहा है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि बेजा स्वतंत्रता भी दी जा रही है। नहीं, अभी एक बात हुआ कि स्वतंत्रता पे बात है, जो लिव इन में रहा वो फ्रिज में पाया गया, जिसने लव मैरिज किया वो ड्रम में पाया गया, और जो अरेंज मैरिज किया वो पहाड़ों पे पाया गया। तो अगर ऐसे व्यक्ति, मतलब आपने कहा कि ये सब राहु का गोचर है, लेकिन अगर जैसे मेरे को अपनी कुंडली जाननी है, मुझे भी भाई शादीशुदा आदमी अगर जानना है कि क्या मेरी भी कुंडली जो है सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव मुझे देखना हो तो मैं क्या देखूं, अपने ज्योतिष से क्या पूछूं कि भाई मेरी कुंडली देखिए और पता कीजिए कि किस भाव में क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति के मृत्यु का क्या कारण होगा, इसका लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में क्या उसकी पत्नी ही उसके मृत्यु का कारण बनेगी, इसकी व्याख्या, इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल संभव है। कैसे? वही सप्तम भाव, सप्तमेश की उपस्थिति, नवांश कुंडली, इन सब के अध्ययन से मारक भाव मार्केश के साथ कैसा संबंध है, इसके अध्ययन से, इसके विश्लेषण से ये बात जानी जा सकती। कोई भी सक्षम ज्योतिषी बता सकता है। आपने देखा होगा कि अभी इंदौर के एक ज्योतिषी का वो वायरल हुआ कि मैंने राजा रघुवंशी का पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है, आपको मंगल के उपाय ऐसे ऐसे करने चाहिए। वो इस समय इंटरनेट पे बड़ा वायरल है। चलिए, इसमें एक अवसरवादिता छुपी हो सकती है कि उनको मौका मिल गया अपनी प्रेडिक्शन को भुनाने का, लेकिन इससे ज्योतिष शास्त्र की अचूकता एक बार फिर से स्पष्ट होती है कि इस तरह की भविष्यवाणी की जा सकती है। अच्छा, विवाह संबंध जो है ना, जैसे हमारे यहाँ ये 16 संस्कारों में एक संस्कार है, ठीक है। अब हम जब विवाह के लिए चुनाव करते थे तो जिसको कहते हैं ना कि 7 पुश्तों की पड़ताल की जाती थी। इनकी दादी किस गांव से आई थी, इनकी नानी किस गांव की थी,
है ना, इनके दादा क्या करते थे। ऐसा तो ना हो जहाँ हमने पाँव पूजा है वहां से बेटी लेते बहू लेते हैं, ये सब पड़ताल होती बहुत थी। सारी नाड़ी दोष, मंगल दोष, कुंडली ग्रह विश्लेषण, मैत्री मिलाना। ग्रह मैत्री। अच्छा, एक चीज की तरफ मैं संकेत करना चाहता हूँ, इसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ विवाह के तुरंत बाद एक लोकाचार था कि सास और ननद कहती थी कि 1.25 महीने कहीं नहीं जाना है, मांग बहोरा जाएगा। ठीक है, वो मांग बहोरने में जो सिंदूर इस्तेमाल होता है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। अब 1.25 महीने जब मांग बहोरा जाएगा, 1.25 महीने वो नया आया हुआ पारिवारिक का जो सदस्य है वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो उस घर के वातावरण, घर के लोगों की रुचि अरुचि, उनका मन, उनका अमन, उसमें वो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। और आज शादी हुई, कल आप चले गए हनीमून मनाने। ठीक है, एक तो यह हनीमून, यह पूरी तरह से विदेशी वितंडा है। हमारे यहाँ कोक शास्त्र, काम शास्त्र की इतनी पुस्तकें हैं, कहीं हनीमून का जिक्र नहीं। आप हनीमून मनाने का उद्देश्य क्या है कि आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अडॉप्ट कर जाएं, समझ जाएं एक दूसरे को। तो इसके लिए दूसरे के घर की क्या आवश्यकता है? इसके लिए किराए के होटल या किराए के डेस्टिनेशन की क्या आवश्यकता है? आप घूमिए, आप पूरी दुनिया घूमिए। ईश्वर करें आप इतने सक्षम हो, आप दुनिया के सारे देश घूम डालें, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के जाइए ना। 1-2 साल बीत जाए तब जाइए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो मैंने ज्योतिष के संकेत की बात की। विवाह कब होता है? विवाह तब होता है जब सप्तम भाव जागृत होता है। और मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि सप्तम भाव, वो कोई भी लग्न, कोई भी राशि हो, सप्तम भाव मारक होता है। तो आप ऐसे समय में एडवेंचर क्यों करने जा रहे हैं जब आपका मारक भाव जागृत है? ओके, आपको तो इस मतलब कम शब्दों में समझा जाए कि जब सप्तम भाव जागृत होता है तो शादी होती है, और वही भाव मारक का है, यानी शादी के समय आपको सचेत रहने की बहुत संभावना है। आपको एक लोकाचार की तरफ संकेत करें, गांव में शादी के 2, 4, 5, 10 दिन पहले से कक्कन बन जाता है। लड़का हो या लड़की हो, कहते हैं बाहर नहीं जाना है, लगन लागल बा। हाँ, लगन लगी है, उनको पता है कि लगन पे सप्तम भाव का प्रभाव आया है, बाहर मत जाओ, रिस्क हो सकता है। तो ये 1.25 महीने बीत जाने दो। 1.25 महीने में सूर्य चंद्रमा के ठीक ठीक परिवर्तन हो जाएंगे, वह सप्तम की जो मारकता है वह कम हो जाएगी, फिर जाओ ना, देश दुनिया घूमो। आप किसी भी दिन का, कोई भी भाषा का, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोई भी अखबार उठा लीजिए, और विवाह का समय चल रहा हो, लगन चल रहा हो, तो आप अखबार पलटिए, स्थानीय खबरें जहां आती हैं, आप देखेंगे बारात जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा दुल्हन की विदाई करा के ले आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, विदाई जो समारोह होता है, गवना जिसे हम कहते हैं, तो गवना में ऐसे तो किसी का कोई काम है नहीं, कोई रोल है ही नहीं, कोई भूमिका है ही नहीं। दूल्हा जाता, दुल्हन को उठा ले आता, लेकिन जब दूल्हा जाने लगता है तो घर के लोग कहते हैं बाबू 2-4 लोगों को लेके जाओ। वो उसके मारकता को कम करने का एक तरीका था। और आपने क्या किया कि दूल्हा दुल्हन दोनों का सप्तम भाव जागृत है, और अकेले छोड़ दिया, और अकेले आप चले गए बार्सिलोना आप मनाने हनीमून। मैंने बहुत सालों पहले हनीमून का हिंदी अनुवाद करके मधुचंदा नाम से एक कहानी लिखी थी। क्या कहानी थी? कहानी यही थी कि जब हम हनीमून मनाने जाते हैं तो अभी हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं जानते, थोड़ा सा समय रुक जाइए, थोड़ा एक दूसरे को समझ लीजिए, और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वो सप्तम भाव की मारकता समाप्त हो जाए, 1.25 महीने इंतजार कर लीजिए, उसके बाद मनाइए ना आप हनीमून, घूम आइए जहाँ जाना है। अभी आप भारत की बात कर रहे थे और भारत के बाहर की बात कर रहे थे कि हनीमून आया कहाँ से, शब्द है, शब्दावली कहाँ की है, प्रवृत्ति कहाँ की है। तो जैसे भारत का ज्योतिष है, हम अपने भारतीय ज्योतिष से कह रहे हैं कि सप्तम भाव जागृत है, बाहर मत जाइए। वैसे तो फॉरेन की भी ज्योतिष है, चाइना की बात का भी है, अपना लाल किताब होता है,
न्यूमरोलॉजी लोग देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, वैदिक ज्योतिष, इतने सारे ज्योतिष हैं। तो भारतीय ज्योतिष दूसरे ज्योतिष से कैसे अलग है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो तीन चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। विश्व में दूसरी जो संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं या रिलीजन्स हैं, मजहब हैं, हम अगर कहें कि क्रिश्चियनिटी को किसने शुरू किया, तो एक बच्चा भी बोलेगा जीसस क्राइस्ट। इस्लाम को किसने शुरू किया? पैगंबर मोहम्मद साहब। जुदाइज़म, पारसी, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इन सभी के उत्तर दिए जा सकते हैं कि फला व्यक्ति ने इनकी शुरुआत की। आप पूरे संसार में पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन है, किसी एक व्यक्ति ने शुरू ही नहीं किया। कृष्ण, राम, परशुराम जैसे अवतारी लोग भी यह श्रेय नहीं ले सकते कि मैंने ये धर्म शुरू किया। वो लोग भी इसी धर्म में जन्मते हैं। इस चीज को समझते हुए चले। दुनिया का हर रिलीजन, हर मजहब, हर संस्कृति, उसका एक स्टार्ट पॉइंट है। ये अरब से शुरू हुआ, ये जेरूसलम से शुरू हुआ, ये ईरान से शुरू हुआ, ये अमेरिका से शुरू हुआ। ऐसी तमाम स्थापनाओं के लिए कहा जा सकता है। हिंदू धर्म के लिए हम यह नहीं कह सकते कि ये काशी से शुरू हुआ, कि प्रयाग से शुरू हुआ, कि कश्मीर से शुरू हुआ, कि कन्याकुमारी से शुरू हुआ। देयर इज नो स्टार्ट पॉइंट, देयर इज नो सच स्टार्टिंग प्लेस। ठीक ऐसे ही जैसे ये बात मैंने धर्म के संदर्भ में कही, इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। जैसे अगर कोई चीज एक व्यक्ति शुरू करता है कि जी मेरा ये सिद्धांत जैसा होगा, तो वो एक जैसा होगा, मिलता जुलता होगा, उसमें बहुरूपता नहीं होगा, उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति का अनुभव है, सोच है, उस एक व्यक्ति की सोच है, एक निश्चित काल परिमाण के भीतर की सोच है। सनातन धर्म में चूंकि ये एक काल में नहीं शुरू हुआ, एक जगह नहीं शुरू हुआ, एक व्यक्ति ने नहीं शुरू किया, तो इसमें प्रामाणिकता और इसमें पूर्णता बहुत है, लगभग पूर्ण है। ठीक है। ठीक यही बात भारतीय ज्योतिष के संदर्भ में है। न्यूमरोलॉजी पूरी दुनिया में चार्डियंस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आज बातें हो रही हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 2-4 लोगों की देन है। चाइना में जो एस्ट्रोलॉजी की जाती है 2-4 लोगों की देन है। भारतीय ज्योतिष वो एक परंपरा चली आ रही है। वो भगवान शिव और पार्वती और गणपति और सूर्य और दुर्वासा और नारद और न जाने कितने उसमें वो हर एक रिसर्चर आके अपना एक रिसर्च भाव है। जिसको बांधा नहीं जा सकता शब्दों में। तो भारतीय ज्योतिष में बहुत वैरायटी है ना। आप देखें कि भारतीय ज्योतिष से निकली हुई जो शाखाएं हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब है, अगस्त्य पद्धति है, नाड़ी है, भृगु नाड़ी पद्धति है। किसी भी ज्योतिष पद्धति से आप 100% सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आपको वैदिक नहीं पसंद आ रहा है, लाल किताब ले लीजिए। आपको लाल किताब नहीं पसंद आ रहा है, भृगु नंदी नाड़ी ले लीजिए। आप अगस्त संहिता ले लीजिए। आप तांबूल प्रश्न पद्धति ले लीजिए। सबसे लगभग एक ही तरह की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। जैसे धर्मों के बारे में कहते हैं कि सभी धर्म उसी एक ईश्वर तक लेके जाएंगे। अब जो भारतीय ज्योतिष है, इसने ना, जैसे वो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते थे 12th की केमिस्ट्री में, कि भविष्य में भी कुछ एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, तो उनके लिए भी बॉक्स बना करके छोड़ दिया गया। तो भारतीय ज्योतिष ने नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए भी जगह रखी हुई है। मतलब अगला साइंटिस्ट भी आ जाए। हाँ, वो रूढ़ नहीं है कि यही फाइनल है, यही अंतिम है। नहीं। जैसे मैं एक बार बात कर रहा था कि जैसे हमने कहा कि पहली शादी हो रही है तो हम 7वें भाव से देख रहे हैं, दूसरी भी, आज तो तलाक भी हो जा रहा है ना, दूसरी शादी होगी उसको हम किस भाव से देखेंगे? 9वें भाव से देखते। तो वो सप्तम से तो हुआ नहीं। उससे मतलब आपका 9वां एक्टिव होगा। क्योंकि पहले तो होता था कि भाई शादी होगा सती प्रथा हो जाएगा, मतलब जिससे एक ही से शादी होगी, दोबारा शादी होना नहीं है। लेकिन अब तो दोबारा शादी हो रहा है, तिबारा शादी हो जा रहा है। तो भारतीय ज्योतिष ने नवाचार के लिए, नई चीजों के लिए भी बॉक्स छोड़ रखे हैं, जगह छोड़ रखी है। ये इसकी सबसे विलक्षण बात है। दूसरा कि भारतीय ज्योतिष ने
विदेशियों को भी अपना ऋषि माना। हम्म अरब के तमाम आचार्यों को, हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष में एक यवन पद्धति है, उसके आचार्य यवनाचार्य कहे जाते हैं, वो अरब में पैदा हुए होंगे, है ना। तो हम अपनी ज्ञान परंपरा में न स्वयं किसी से बाहर मानते हैं, न बाकियों को बाहर मानते हैं। हमें अगर कोई एड ऑन कर रहा है तो हम उसको भी अपना ही मानते हैं। जैसे आज दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी दिखाते हैं, और हम कहते हैं कि जी वो विष्णु के अवतार है हमारे। तो ठीक वैसे ही भारतीय ज्योतिष परंपरा ने हमसे मिलती जुलती स्थापनाओं के दूसरे आचार्यों को भी स्वीकार किया है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है वृद्ध यवन जातकम, वो यवनाचार्य द्वारा रचित है, और हम उनको भी अपने ऋषियों जैसा ही सम्मान देते हैं। तो इसलिए भारतीय ज्योतिष विलक्षण है। दूसरी भारतीय ज्योतिष की एक स्थापना मैं आपको बताऊं, ये पूरे संसार में कहीं नहीं है। जो अब्राहमिक लोग हैं वो मनुष्य को इतना नीच दृष्टि से देखते हैं ना कि कई बार घृणा आती है। जैसे उनके यहाँ मनुष्य को देखने की जो दृष्टि है कि हम पाप से बने हुए हैं, ठीक है, और हमारे पापों के लिए कोई सूली चढ़ेगा या कोई कुर्बानी देगा। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, शिवो हम वही विशुद्ध कल्याणमय परमात्मा हैं या उसी के अंश हैं। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि श्वेत केतु। वो दृष्टि ज्योतिष में भी उतरती है। भारतीय ज्योतिष की एक स्थापना कि यह शरीर ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे या यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। और यही कारण है कि जब ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह दृष्टि किसी भी अन्य ज्योतिष परंपरा में नहीं है। इसलिए भारतीय ज्योतिष बहुत विलक्षण है। भारतीय ज्योतिष को अगर देखा जाए तो थोड़ा और पीछे चला जाए तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या कोई भी राज्य जो मतलब अपना राजपाट चलाता था, तो राजपुरोहित होते थे उनके यहाँ। वो कब कहाँ आक्रमण करना है, कब राजा किस काम को करेंगे, कब कहाँ कैसे किस चीज़ को प्लान किया जाएगा, वो भारतीय ज्योतिष के अनुसार किया जाता था उनके राजपुरोहित। तो एक मतलब क्या सटीक काम करने के लिए हमेशा ज्योतिष से ज्ञान लेना जरूरी है कि आप, ठीक है, आज लोग कहते हैं कि जब मरना बन गया तब गणना सही है, कि इस पद्धति से चलना बेहतर है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि सामान्य व्यक्ति जो अपने जीवन संघर्ष में बहुत उलझा हुआ है, जिसके घर में ये परेशानी है कि शाम को क्या बनेगा, उसको बहुत ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वो मेरे पास ना आए क्योंकि उनके पास मेरी फीस देने की क्षमता नहीं है, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो जिन जंजालों में उलझा हुआ है ना, वो ठीक ठीक ज्योतिषीय उपाय कर पाने की भी स्थिति में नहीं है। जैसे बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है ना रोगी की, तो कोई मेडिकल काम नहीं करता। कई बार ज्योतिषी के सामने भी ऐसी स्थितियां आती हैं। तो ज्योतिष एक राज विद्या है और यह राजाओं पर फलती है। इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। दो चीजें हैं, एक है फ्री विल और एक है फेट, डेस्टिनी। डेस्टिनी ये कहती है कि भाई ऐसा ही होगा, फिक्स है, ये फिक्स है कि आज तुम गिरोगे, आज तुम्हारा घुटना टूटेगा। ये है डेस्टिनी, ये है फेट। और फ्री विल क्या कहता है कि नहीं, अगर आज हमने गाड़ी सुरक्षित ढंग से चलाई, थोड़ा सड़क पे देख समझ के चले, तो जी मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं नहीं गिरूंगा। अब फ्री विल वाले जोन में कौन होगा और फेट वाले जोन में कौन होगा? जैसे हम तमाम ग्रंथों में पढ़ते हैं ना कि जी ये कर लिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अगर किसी को आता है तो और पूजा करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही कुछ लोग इतने उन्नत होते हैं कि वो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हुए चले जाते हैं।
उसके पीछे गुरु कृपा हो, इष्ट कृपा हो, किसी दूसरे जन्म की हुई साधना हो। तो ये जो बहुत परेशान लोग हैं ना, इनको सबसे पहले अपने कर्म ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और जो स्वतंत्र प्रकृति के लोग हैं वो ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव में अधिक आते हैं। ठीक है, जैसे वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि पंडित जी ने कहा कि लाओ 100 रुपया दक्षिणा दो, बोला भैया 100 रुपया तो नहीं है, 11 रुपया दे दो, बोला 11 रुपया नहीं। कहा 1 रुपया दे दो, कहा 1 रुपया नहीं। बोला फिर शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो उनको मैं साधारणतया कहता हूं कि पहले आप अपने कर्म ठीक कर लीजिए, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा बेहतर हो जाइए तब किसी ज्योतिषी की सेवा लीजिएगा। राजा लोग ये इनके प्रभाव में बहुत होते हैं। कारण क्या है कि जो राजा है या राजा समान व्यक्ति है, हमारे यहाँ नीतिज्ञों ने कहा कि राज्ञः कालस्य कारणम, राजा अपने समय का कारण होता है। जैसा राजा होगा वैसा समय होगा, प्रजा के भीतर भी वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। सही बात है। चोर राजा है, भ्रष्टाचारी राजा है, तो प्रजा के भीतर भी यह भाव आएगा कि करप्शन करें और हम भी बड़े आदमी बन जाए। तो ये जो राजा लोग थे, जैसे आपने जिक्र किया बड़े बड़े विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य आदि, इनको हमेशा ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती थी। कारण क्या है, एक तुलनात्मक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो आईएएस होने की योग्यता नहीं रखता है, ठीक है, उसका अध्ययन नहीं है, उसने श्रम नहीं किया, वो अभी उस जोन में नहीं आ पाया कि वो आईएएस की परीक्षा निकाल ले, तैयारी करे। मैं कहता हूं कि उसके बारे में बहुत प्रेडिक्शन और बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी उसने अपने कर्म ही नहीं ठीक किए, अभी वो भाग्य वाले जोन में आया ही नहीं। जब खूब अध्ययन हो गया, हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी पास हो रहा है, हाँ, और मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, अब मैं उस भाग्य वाले जोन में हूँ। सही, ठीक है ना। वही बात है, क्रिकेट खेलने जाएंगे तब शतक मारेंगे ना। हाँ, अभी बेंच पे बैठे हैं और सोच रहे हैं अभी तो हमारी एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि ग्राउंड में उतरे। और अगर हम पत्रिका दिखा रहे हैं कि देखो हम सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि नहीं, तो ये बेईमानी है। आप उतना डिजर्व करने लायक स्थिति में आ जाइए, फिर पत्रिका दिखाइए। जैसे आप बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, एक आध नंबर से आपका एग्जाम में नहीं हो रहा है, आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। आपका प्री ही नहीं निकल रहा है, आप यूपी ट्रिपल एससी नहीं निकाल पा रहे हैं और ज्योतिषी से पूछ रहे हैं देखिए आईएएस में होगा क्या, ये बेईमानी है। ये ज्योतिषी की तरफ से नहीं, जातक की तरफ से बेईमानी है। जैसे ज्योतिषी बेईमान हो सकते हैं, वैसे कई बार जातक भी बेईमान होते हैं। तो राजाओं को ज्योतिष की आवश्यकता है, या राजा समान व्यक्ति, जैसे आज की तुलना करें विधायक, आईएएस, सांसद, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये सब ज्योतिषियों की सलाह लेते रहते हैं और दुनिया में जाके बोलते हैं कर्म करो, खुद तो लेते हैं ज्योतिषी की सलाह। इनको आवश्यकता है। अभी चूंकि कई लोग को मैं जानता हूँ, कई लोग ऐसे हैं, हम जो वैसे कहा जाता है ज्योतिष में कि हर एक साल पे 6 महीने पे 3 महीने पे अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए ज्योतिषी को। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दिन को दिखाते हैं कि आज का दिन कैसा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं, दिखाना चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे पद पे हैं या आपका व्यापार ऐसा है जहाँ हर घंटे हर दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो बिल्कुल जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये लोग फैमिली एस्ट्रोलॉजर रखते हैं। बड़े बड़े लोग, अंबानीज, अडानीज, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके पास कई बार तो टीम भी होती है ज्योतिषियों की। साधारण से स्तर से ऊपर के व्यक्ति को फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी रखना चाहिए कि जी हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, देखिए कैसा है। जैसे राजा लोग करते थे, क्योंकि उनके यहाँ रोज कोई बड़ा निर्णय होना है, इतनी बड़ी सत्ता चला रहे हैं, तो वो मुहूर्त प्रकरण में सबसे ज्यादा ज्योतिषी की सलाह लेना चाहते थे। सेना युद्ध के लिए निकल रही है, आप बताएं कब निकलना चाहिए, आप उचित मुहूर्त देख करके निर्णय कीजिए, आप हमारे राज ज्योतिषी हैं। विवाह करना है, नई पटरानी लानी है, किसी राज्य के साथ संबंध सुधारने के लिए बैठक है, मीटिंग है, कब जाना चाहिए, इसका मुहूर्त देखिए, यह दिशा हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, किसको सेनापति बनाया जाए, इतना महत्वपूर्ण दायित्व,
3 अच्छे कैंडिडेट आए हैं, किसको महामंत्री बनाया जाए, इन तीनों की पत्रिकाओं से, इनके नाम से, इनके लक्षणों से, शकुन शास्त्र से आप निर्णय करिए। तो राजाओं को ज्योतिषी की आवश्यकता है। जी हाँ, निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति जो रोटी सब्जी दाल तरकारी के लिए मोहताज है, उसको बहुत ज्योतिषी की आवश्यकता मैं नहीं मानता, है ना। ये कारण ये है कि उसके किसी निर्णय से व्यापक प्रजा पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। इस वर्ष सोने के दाम घटेंगे कि बढ़ेंगे, उस दृष्टि से अगर आप बड़े निवेशक हैं, आपको ज्योतिषी की मदद लेनी चाहिए। इस महीने किस सेक्टर के शेयर घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ये भी बता। इसमें बिल्कुल मदद लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब ज्योतिष से इन सब की भी गणना संभव है। आप देखें, अभी सूर्य वृष राशि में आया। हाँ। आप घर जाइए, गूगल करिए कि सूर्य जिस दिन वृष राशि में आए हैं, उस दिन के बाद से पावर सेक्टर में क्या वृद्धि हुई। अच्छा, वही जो लगातार रिलायंस के शेयर बढ़ते जा रहे हैं। रिलायंस पावर बढ़ रहा है, टाटा पावर बढ़ रहा अडानी है, पावर बढ़ अडानी रहा है। पावर बढ़ रहा है, रतन इंडिया पावर कल परसों आज का उसका देखिएगा। अनिल अंबानी का शेयर पता नहीं कितने साल बाद प्रॉफिट में आया है। ठीक ऐसे ही अभी जब तो ये कब तक रहेगा पावर सेक्टर में वृद्धि? अगस्त तक। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही जब आप देखें फाल्गुन का महीना आएगा, तो फाल्गुन का महीना आते ही ट्रांसफार्मर बनाने वाले जो कंपनियां हैं, उनके शेयर बढ़ते ही बढ़ते हैं। चेक कर लीजिए 20 साल का डेटा। तो इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे को चूंकि दादाजी मेरे थे तो वो बताते थे, मैं जेठ का मेरा जन्म है, तो कहते थे कभी तुम शरीर से मत लड़ना, तुम्हारा जेठ का जन्म है तो शरीर से लड़ोगे तो हमेशा हारोगे। तो ऐसा भी होता है क्या? उसका कारण है कि जैसे जेठ महीने का आपका जन्म है तो सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के आसपास होते हैं। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति में ना लड़ते समय अचानक से वो बहुत उत्तेजना में आ जाएगा। ऐसी उत्तेजना कि हाथ पैर कांपने लगे, शरीर हिलने लगे गुस्से में। तो जब गुस्से में आप खुद हिल रहे हैं तो मारेंगे क्या। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि आप लड़िएगा मत। आपके दादाजी को ज्योतिष का स्थानीय कम से कम लोग उसका अच्छा ज्ञान था। वो कई चीज बताते थे कि अगर इस महीने का है तो ये चीज वर्जित, सबको बताते थे कि तुम ये मत करना। बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके से स्टडी होता है। बिल्कुल होता है, बहुत गंभीर विषय है ज्योतिष। तो हम जल्दी ही बैठेंगे, मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करना चाहें उस पर भी बात कर सकें, उस पर भी जान सके कि अगला शेयर में अगर उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करें। अभी फिलहाल हम अब घूम के पहले अपने प्रश्न पे आते हैं, जहाँ से हमने इस बातचीत को शुरू किया था, इस बतकही को शुरू किया था। तो आने वाले वक्त में जब आप, जैसा आप कह रहे थे कि सप्तम भाव जब आपका एक्टिव है, तो 1.25 महीने तक आप घर पे रहें, सीमा ना लांघें, सीमा पार ना जाए, और थोड़ा कोशिश करें कि एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी रहे। तो ये जो गोचर है राहु का, ये कब तक रहने वाला है? नवविवाहिता जो है उनको अपने, मतलब अगर आप अपनी विवाह के लिए जा रहे हैं, जो अभी जिनको भी शादी करनी है, आगे शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, इस बीच में वो क्या करें, कैसे अपनी कुंडली को दिखाएं कि आने वाले संकट को पहले पहचान सके। राहु की स्थिति कहाँ पे देखें और सप्तम भाव में क्या देखें, क्या कंपलसरी है? देखिए, किसी भी कुंडली में दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव होता है। ठीक है। इन्हीं के अध्ययन से कोई व्यक्ति कैसे मरेगा, कब मरेगा, इसकी भी भविष्यवाणी होती है, हालांकि सामान्य तौर पर करनी नहीं चाहिए। और दूसरा और सप्तम कैसे मारक होता है, इसको एक और तरीके से समझा जाए। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, फैमिली। और सप्तम भाव पत्नी का भाव, पत्नी, विवाह पत्नी। आप देखिए पूरे संसार में अगर आत्महत्याओं का अध्ययन किया जाए तो 100 में 97-98 आत्महत्याओं का कारण या तो परिवार या तो जीवन साथी ही निकलेगा। क्योंकि अगर ये दो ठीक है ना, तो आदमी दुनिया के किसी भी और स्ट्रगल से लड़ लेगा, निपट लेगा। और एक और रहस्य देखिए कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म होता है उसको यही दोनों मारते हैं।
अवतार भी जब होते हैं ना, भगवान राम को वनवास किसने दिया? परिवार ने। परिवार ने। कृष्ण का पूरा जो वंश था, वृष्ण वंश, हाँ, वो आपस में ही लड़के तो मरा था। खत्म हुआ। कृष्ण और बलराम ने भी पृथ्वी से जाने के लिए उसी योजना का चुनाव किया कि परिवार ही मारक है। और 7th हाउस के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। एक बड़ी मशहूर किताब है, यू आर स्लीपिंग विद योर एनिमी। आप जिस पे जान निसार किए बैठे हैं, हाँ, वो आपका शत्रु है, पूर्व जन्म का। जो पूर्व जन्म का सबसे घनघोर शत्रु होता है वो इस जन्म में स्पाउस बन के आता है, क्योंकि उसी के साथ सबसे ज्यादा लेनदारी देनदारी बची हुई थी। होती है। और हमारे यहाँ एक साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स। आप जो चाहते हैं, है ना, आपका जो अपोजिट जेंडर है वो कोई अलग चीज चाहता है। आप बोलोगे कि जी जमीन खरीदना है, बोलेंगे नहीं गोल्ड खरीदो, सोना कर दो। इस एक रूपक में, इस एक उदाहरण में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस छुपा हुआ है। आप चाहते हैं स्थायित्व, और वो उसका प्रैक्टिकल जो दिमाग है, लड़कियों का दिमाग थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, वो क्या चाहती है, तुरंत भुना लेने वाली कोई चीज। ये बड़ा बड़ा अंतर है दोनों में। प्रकृति की संरचना ही ऐसी है, इसमें कोई गलत या कोई सही नहीं है, संरचना ही ऐसी है ना। आप देखें कि प्रकृति ने कुछ गुण स्त्री को दिए हैं, कुछ पुरुष को दिए हैं। कुछ एक उदाहरण से समझते हैं। आपको 2 बच्चे दे दिए जाएं कि इनका देखभाल करना है, इनको खिलाना है, इनको भोजन पानी नींद, आप देखिए 3 दिन में आप पागल हो जाएंगे, रॉकेट आदमी बन जाएगा, पटाखे छूटने लगेंगे। 3 दिन 3 घंटे आतंकवादी। और स्त्रियां, वो कभी खाना भी बना रही है, घर का साफ सफाई कर रही है, बच्चों को केयर कर रही है। प्रकृति ने ऐसे ही शक्तियों का संतुलन बनाया हुआ है, शक्तियों का वितरण किया हुआ है। पुरुष जंगल में जाके लकड़ियां काट सकता है, एक बार को भैंसा सांड से सींग भी लड़ा के लड़ सकता है, शत्रुओं से लड़ सकता है। स्त्री वो काम नहीं कर सकती। आप समृद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इसके बावजूद आप एक प्रयोग करके देखिएगा। आप एक दिन घर जाइए तो पूरा 1 महीने का सब्जी मसाला तेल राशन लेके जाइए। आपकी पत्नी चाहे वो 1 करोड़ के पैकेज पे क्यों ना हो, ये 1500 का सामान देख के बड़ी खुश होगी। अच्छा, क्यों खुश होगी? क्योंकि उस स्त्री की आनुवंशिकी में ये डर है कि भोजन कहीं समाप्त ना हो जाए, कोई चीज़ कम ना पड़ जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये उसका डोमेन है कि उसको पूरे परिवार को भोजन देना है। वो अन्नपूर्णा है, वो अन्नदाता है हमारी। तो जब वो देखती है कि चलो 1 महीने का सामान आ गया तो बड़ी खुश होती है। समझ रहे हैं आप? कोई लड़के लड़की जब नॉर्मल नए उसमें संबंध में आते हैं तो आप देखिएगा कैसे शक्तियों का बंटवारा किया है प्रकृति ने। लड़की चाहती है खूब फ़ोन पे बात हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खूब बात हो, और लड़का क्या बोलेगा, जैसे 2-4 मिनट बात करेगा तो हर 2-3 मिनट के बाद एक ही चीज़ रिपीट करेगा, कब मिल रही हो कहाँ मिले हैं, ये बताओ, फ़ोन पे बहुत बात हो गई, कब मिलना कब है ये बताओ। इसके मूल में कारण क्या है? हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं, पुरुष अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो फ़ोन पे सक्षम नहीं है। स्त्री है सक्षम, वो फ़ोन पे ही बात करके उसका सुख ले सकती है। पुरुष को वह सुख लेने का, खुद को एक्सप्रेस करने का जो सुख है, वो लेने के लिए फिजिकल मीटिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे तमाम शक्तियाँ पुरुष स्त्री के बीच में बटी हुई हैं और वो यूनियन से ही संपूर्ण होती हैं। इस चीज़ को समझना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये जितना पुरुष के लिए आवश्यक है उतना ही स्त्री के लिए आवश्यक है। अब जो उसमें मारकता है,
कि जब ये मारेंगे तो ये सबसे बुरा मारेंगे। सही बात है। आपका अपना मारेगा, उसे आपकी हर कमी के बारे में पता है, हर ताकत के बारे में पता है। परिवार मारे या आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर मारे तो वो सबसे बुरी मार होती है। हम्म, बाकी दुनिया से आप लड़ लेंगे, आप शत्रु से लड़ लेंगे, रोग से लड़ लेंगे, प्रोफेशंस में लड़ लेंगे, पड़ोसी से लड़ लेंगे, 3, 6, 10, 11 सब भावों से लड़ लेंगे। दूसरा भाव और सप्तम भाव से आप नहीं लड़ सकते, इसीलिए उनको मारक कहा गया। और इसीलिए हमारे देश में गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, इनकी उपासना बताई गई। जिन व्यक्तियों को परिवार से या स्पाउस से बहुत समस्या आ रही हो, वो लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, इनकी उपासना प्रारंभ करें, इनके मंदिरों में जाना शुरू करें। आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर परिवर्तन होगा। यानी पति पत्नी में अगर अनबन चल रही है, हाँ। तो गौरी शंकर, हाँ, गौरी शंकर या लक्ष्मी नारायण। अच्छा, नारायण की एक प्रतिमा आती है जिसमें धातु की पैर- बनी है, हाँ। जिसमें उनके ऊपर शेषनाग है, समुद्र में विराजमान है, लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। वह प्रतिमा घर ले आइए, किसी योग्य पंडित जी से स्थापना, स्वस्ति वाचन इत्यादि कराइए और उस प्रतिमा की सेवा करना शुरू करिए, ईश्वर मान करके पूजा करना शुरू करिए। गौरी शंकर स्वरूप लेकर आइए, अर्धनारीश्वर नहीं, वह साधकों के लिए है। गौरी शंकर, तो गौरी जिसमें शंकर लेकर जो के शिव आइए। परिवार होता है उसको क्या शिव परिवार है ना, जिसमें पार्वती और शिव हो, और गणेश जी और गणेश, कार्तिक। स्कंद और नंदी होते हैं। ये लेकर के आइए और उनको ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप मान करके उपासना करिए। आपके परिवार में या आपके स्पाउस से आपको जो समस्या आ रही होगी, 1 महीने में आपको आराम मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने सेकंड, दूसरे और सप्तम भाव के लिए देखा, सब व्यक्ति के पास अपने पत्रिका होती है, तो उसमें कौन सा ऐसा ग्रह, मतलब शुरुआती बेल बजाने के लिए कौन सा ऐसा, जैसे वहाँ पे सूर्य दिख रहा है तो घंटी बजनी चाहिए, राहु दिख रहा है तो घंटी बजनी चाहिए, कौन सा ऐसा ग्रह दिख रहा है कि तो घंटी बज जाए? जैसे सप्तम भाव में कौन सा ग्रह? हाँ, क्योंकि कहा जाता है बृहस्पति बैठा है तो आपकी शादी विलंब से होगी। देखिए, ज्योतिष में एक ग्रह सब कुछ निर्धारित नहीं करता। ठीक है। दरअसल ये सभी ग्रह, प्लेनेटोरियम, ये एक ऑर्केस्ट्रा है, शामिल बाजा है, सब इकट्ठा बजते एक दूसरे है ना? को, हाँ, दशा, अंतरदशा, अंतरदशा, कालचक्र दशा, गोचर, आपकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति सब मिला करके कोई फल कथन हो सकता है। ये सच बात ज्योतिषी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे नहीं बोलते, क्योंकि फिर लोग उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। वो बोल देते हैं कि जी सप्तम में बृहस्पति बैठा है तो बस गया तुम्हारा दाम्पत्य। दरअसल उसमें हाफ ट्रुथ छुपा होता है, आधा सच आधा फसाना। सप्तम में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ईश्वर या प्रकृति आपसे यह अपेक्षा करती है कि आप बहुत सात्विक जीवन जिए, आप बहुत भोगपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन ना जिए, आप सात्विक जीवन जिए, ये प्रकृति आपसे चाहती है। उसका यह मतलब नहीं कि आपका विवाह नष्ट हो जाएगा, आपकी पत्नी भाग जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में सात्विकता ले आइए, बैलेंस देख लीजिए। सप्तम में अगर सूर्य हो, जैसा आपने पूछा, तो उसका एक लक्षण होता है। देखिए, चूंकि सप्तम भाव शुक्र द्वारा प्रभावित है, शनि वहां पर उच्च के होते हैं, सूर्य से विपरीत प्रकृति का है। तो अब इस व्यक्ति के घर में जब भी कोई इवेंट होगा, जब भी कोई फंक्शन होगा, शादी, विवाह, जन्मदिन मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, चूंकि शुक्र सेलिब्रेशन का कारक है, तो थोड़ा छोटा मोटा विवाद जरूर होगा। अच्छा, अगर सूर्य है तो, अगर सप्तम में सूर्य है तो विवाह के दिन झगड़ा जरूर हुआ होगा किसी न किसी का। ठीक है, लेकिन सप्तम में जो सूर्य है वो कई बार ईगोइस्टिक पार्टनर देता है, या वो व्यक्ति खुद ईगोइस्टिक हो जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि विवाह का नाश हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। 4-5 चीजें जब मिलती हैं तो विवाह विच्छेद होता है। इतना आसान नहीं कि केवल एक ग्रह एक जगह हो तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो हमने आज इस समय जो हो रहे घटनाक्रम पे बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश की। इस बतकही में बतौर मेहमान आज हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी थे। जल्द ही फिर बैठेंगे, फिर चर्चा होगी किसी और मुद्दे पे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।